तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे पशुपालन के बारे में। तो अपनी एक क्लास पशुपालन पे हो गई थी, आज दूसरी क्लास। उस क्लास में पढ़ रहे थे अपन सामान्य शब्दावली। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट की थी इनके वर्गीकरण से। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन सब के बारे में चर्चा कर ली अपन ने। उसके बाद जीनस और स्पीसीज अलग अलग की बात की थी, जैसे कि गाय की बोस जाति, वंश जाति की बात की थी तो इंडिकस बोस इंडिकस, भैंस की बुबेलस बुबेलस बुबेलस। उसके अलावा भेड़ की ओविज और एरिज, बकरी की कैप्रा और कैप्रा हिरकस। उसके बाद देखा था अपन ने गाय किसको कहते हैं जिसने प्रथम बार या एक बार जो बच्चा दे चुकी हो, सांड जो प्रजनन करने के योग्य हो, उसके अलावा बुल जिसको बधियाकृत कर दिया गया हो। उसके अलावा अपन ने हिफर देखी थी जवान मादा की। अब आगे बढ़ते हैं अपन सामान्य शब्दावली में। और अगला देखें तो अगला है डाउन कावर। तो डाउन कावर किसको बोलते हैं? जो गाय, या बोले तो ऐसी गाय जो दूध ना देती हो परंतु ज्ञाबिन हो। मतलब ऐसी गाय जो क्या हो, दूध ना देती हो परंतु ज्ञापन हो, यानी कि प्रेग्नेंट हो या जिसके पेट में बच्चा हो, उसको क्या कहते हैं? ऐसी गाय को डाउन कावर। उसके अलावा देखें तो एक शब्द आएगा अपने इसी में, डोकिंग, DOCKING, डोकिंग। ये सामान्य शब्द है, सीधा सीधा पेपर में आएगा एग्जाम में। तो डोकिंग किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा। सॉरी, आजकल तो 5 कर दिया अधीनस्थ बोर्ड ने और RPSC ने भी। 5वां होता है जो अनुत्तरित प्रश्न होता है। तो डोकिंग तो 5 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से इसका डोकिंग किसे कहते हैं, इसका चयन कीजिए। तो देखो डोकिंग किसको कहते हैं? पशुओं में पूंछ को हटाना, पूंछ को हटाना, इसे से सिमिलर शब्द होता है जिसको बोलते हैं टेल एम्पुटेशन। तो पूंछ को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग। डाउन कवर ऐसी गाय जो दूध ना देती हो परंतु ज्ञाबिन हो। उसके अलावा देखिए अपन तो एक आएगा डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग। डी कहीं भी लग जाता है, जैसे डी और ई, उसका मतलब होता है हटाने किसी भी चीज को। हॉर्निंग यानी हॉर्न, हॉर्न यानी सींग। तो बड़े पशुओं में, बड़े पशुओं में सींगों को काटा जाता है या फिर हटाया जाता है। सींग को हटाना या जो उनको काटा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? डी हॉर्निंग। ये प्रक्रिया तो किन में है? बड़े पशुओं में। एक आएगा क्या? डी बडिंग, डी बडिंग। डी बडिंग होगा छोटे पशुओं में, छोटे पशुओं में। तो डी हॉर्निंग तो बड़े पशुओं में और डी बडिंग, डी हॉर्निंग बड़े पशुओं में, डी बडिंग छोटे पशुओं में। छोटे पशुओं में सींग, अब छोटे पशु जो छोटा है जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, उनमें सींग थोड़ी आ जाते हैं एक साथ, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। जो उनकी कलिका होती है उसी को, उसी की वृद्धि को अवरुद्ध कर देना, कलिका सींग की वृद्धि को रोकना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डी बडिंग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ऑर्डरिंग किया जाता है बड़े पशुओं में या छोटे पशुओं में, और डी बडिंग किन में किया जाता है? तो इनको ध्यान रखना है, डी ऑर्डरिंग बड़े पशुओं में और डी बडिंग छोटे पशुओं में किया जाता है। देखो ये जब किया जाता है वो किया जाता है NaOH और
KOH को काम में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी सहायता से जो कलिका उग रही है उसको जला दिया जाता है NaOH और KOH की सहायता से, और उसकी वृद्धि को अवरुद्ध किया जाता है या रोका जाता है। डीऑर्निंग, बड़े पशुओं में सींगों को काटा जाता है। उसके अलावा अगर अपन इनमें बात करें दांतों की, मोस्टली अपन गाय वंश की बात करें, लेकिन गाय में गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें सेम ही होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत। आदमी में कहता हूं 32, जिनमें तो ये सेम किस किस में होते हैं? गाय, भैंस, गाय भैंस, उसके अलावा भेड़ और बकरी। इनमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसी वजह से मैं खुद लिख रहा हूं इन सभी को। इनको सेम टू सेम ऐसे कैसे उतारना है अपने को, ये इनकी बोले तो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जो सीधा सीधा क्वेश्चन बढ़ सकती है पेपर में। तो गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सभी में दांत कितने होते हैं? 32, जिनमें से 20 तो कैसे होते हैं? अस्थायी। अस्थायी यानी नॉन परमानेंट, जो स्थायी नहीं होते। तो दांतों की संख्या कुल कितनी? 32, गाय भैंस भेड़ और बकरी में। उसके अलावा अगर अपन देखें तो दांत हो गए दूध का, या बोले तो दुग्ध का। तो गायों में जो औसत या फिर देखे दुग्ध काल वो कितना होता है? तो ये होता है 10 माह, या बोले तो एक महीने में 30 दिन, यानी कि 300 डेज, 300 दिन। तो डाउन कवर ऐसी गाय जो दूध ना देती हो परंतु गैबिन हो। उसके अलावा डॉकिंग, पशुओं की पूंछ को हटाना। उसके अलावा डी हॉर्निंग, बड़े पशुओं में सींगों को हटाना। ये बड़े पशुओं में। डी बडिंग, छोटे पशुओं में सींग या फिर कलिका की वृद्धि को रोकना, किसकी सहायता से? NaOH या KOH की सहायता से। उसके अलावा दांतों की संख्या करें तो 32 किसमें सेम होंगे? गाय भैंस भेड़ और बकरी में, जिनमें 20 कैसे होते हैं? अस्थायी दांत। दुग्ध काल की बात करें तो ये कितना होता है? 10 माह या 300 डेज। उसके अलावा देखिए अपन तो एक बोलते हैं कैटेलो। कैटेलो क्या होता है भाई? गाय व भैंस के मध्य संकरण। गाय व भैंस के मध्य संकरण क्या कहलाता है? कैटेलो। इसी से सिमिलर अपन देखें तो दो शब्द आते हैं अपने पास। एक तो आता है क्या? म्यूल, और एक आता है हिन्नी। ये भी संकर नस्ल है, जैसे कैटेलो एक संकर नस्ल है, उसी प्रकार से म्यूल और हिन्नी। तो म्यूल कैसे बनता है? मेयर, यानी घोड़ी और गधा। जब घोड़ी में गधे में क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है? म्यूल, जिसको बोलते हैं अपन खच्चर, जो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होता। इसी प्रकार हिन्नी की बात करें, हिन्नी यानी हॉर्स और गधी। देखो इसको ध्यान रख सकते हैं अपन, एम से मेयर, मतलब जब घोड़ी होगी तब तो क्या होगा? म्यूल, और एच यानी हॉर्स, हॉर्स होगा तो हिन्नी। तो म्यूल पैदा होता है कब? जब घोड़ी का और गधे का संकरण करवाया जाता है। उसके अलावा हिन्नी होता है जब हॉर्स और गधी का संकरण कराया जाता है। उसी प्रकार कैटेलो क्या होता है? गाय और भैंस के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो कैटेलो होता है। तो ये प्रक्रिया है जो वैसे तो संभव नहीं होती है, लेकिन प्रयोगशालाओं में या फिर जो वैज्ञानिक तौर से या वैज्ञानिक विधियां जिनके द्वारा ऐसी नस्लें तैयार की जाती है, कैटेलो। उसके अलावा एक और होती है, उसको बोलते हैं कलिंग। कलिंग किसको बोलते हैं? देखो, अवांछित पशुओं को, अवांछित पशुओं को समूह से हटाना। हटाना है उनकी छटनी करना, क्या कहलाता है? कलिंग। ऐसे मान लो जैसे कि कोई गाय है, वो ब्याती है, मात्र महीने 2 महीने दूध देती है, तो उसको रखने से क्या फायदा है? उससे क्या होता है? नुकसान होता है अपने को कुछ भी
फायदा नहीं होता। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कलिंग, यानी कि छटनी करना, हटाना। तो अवांछित पशुओं के समूह में वांछित पशुओं के समूह में से, कैसे भी बोल सकते हैं अपन इसको, वांछित पशुओं के समूह में से अवांछित पशुओं को हटाना ही क्या कहलाता है, कलिंग। तो इतना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। एक एक की लिख लिख के, इनमें से हर एक लाइन क्वेश्चन हो सकती है, उस हिसाब से देख लेना ही। ठीक है, मिटाता हूं, आगे चलते हैं। देखो ये ध्यान रखना मेयर का और म्यूल और हिन्नी के बारे में। देखो आगे, अब देखिए अपन स्थान, मतलब गाय को जिस स्थान पे रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, बायरे, बारन, या अपनी देसी भाषा में कहते हैं उसको क्या, बाड़ा। ठीक है, तो गायों को रखने का स्थान क्या कहलाता है, बायरे, बारन या बाड़ा। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है इसको। उसके अलावा स्प्रिंज, स्प्रिंज किसको बोलते हैं, ऐसी गाय, ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन में ब्याने वाली हो। ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में ब्याने वाली है उसको क्या कहेंगे, स्प्रिंग। ऐसे ध्यान रख लेना, उसमें बच्चा है जो किसकी तरह उछलता है, स्प्रिंग की तरह। और ये अवस्था कब आती है, जब 10-20 दिन या महीना के आसपास समय रहता है जो ब्याने में। तो स्प्रिंग कहते हैं ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में ब्याने वाली हो, या जिसका पास्चुरेशन जो टाइम है वो नजदीक हो, उसी को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग। उसके अलावा बात करें तो अपन प्रीमीपेरस, प्रीमीपेरस किसको कहते हैं, तो ये देखें तो ऐसी गाय या ऐसा मादा पशु जिसने प्रथम बार बच्चा दिया हो, ऐसा मादा पशु जिसने प्रथम बार बच्चा दिया उसको क्या कहते हैं, प्रीमी पेरस। प्रीमी यानी पहली बार, और पेरस यानी बच्चा दिया हो या ब्याई हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रीमी पेरस। तो गायों का स्थान जो क्या कहलाता है, बायरे, बारन या बाड़ा। स्प्रिंज ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में ब्याने वाली हो उसको क्या कहेंगे, स्प्रिंज। और प्रीमी पेरस ऐसा मादा पशु जिसने प्रथम बार बच्चा दिया उसको क्या कहते हैं, प्रीमीपेरस। इसके अलावा अगर इनकी बात करें इनके समूह की, तो इनके समूह को कहा जाता है हर्ड। इनके समूह को क्या कहा जाता है, हर्ड। ऐसे ध्यान रख लेना, समूह होगा तो उसमें लगभग 10-20 गाय होंगी, तो एक गाय को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समूह को जो कंट्रोल करना वो कैसा होता है, कठिन या हार्ड। तो उस हार्ड से बन गया क्या, हर्ड। तो जो इनका समूह है वो क्या कहा जाता है, हर्ड। स्थान बायरे या बारन। उसके अलावा और देखिए अपन तो इनमें अगर बात करें गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं 60। ठीक है, गुणसूत्र कितने होते हैं,
60। एक आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रस चक्र, स्ट्रस चक्र या इसी को बोलते हैं मध्य चक्र। स्ट्रस चक्र या मध्य चक्र इसी को बोलते हैं क्या, पशु का ताव में आना, पशु का ताव में आना या गर्मी में आना या हीट में आना, इसी को बोलते हैं। गर्मी में आना क्यों कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, पशु का हार्मोनल चेंज होते हैं और इसी पीरियड में क्या होता है, अंडोत्सर्ग। मतलब मादा पशु द्वारा अंडा निर्माण किया जाता है। इसी अगर समय से उसका कृत्रिम गर्भाधान कर दिया जाए या फिर नेचुरल इंसेमिनेशन कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पशु ज्ञापित ठहर जाता है। देखो स्ट्रेस चक्र की अवधि पूछी जाती है, मेनली कॉमनली अगर बात करें तो ये होता है 21 दिन। 21 दिन किसमें होता है, अलग किसमें होता है, इसकी भी अपन बात करें तो देखें 20 दिन, 20 दिन होता है किसमें, बकरी में। कोई कठिन नहीं है, बकरी में भी बै और 20 में भी बै, तो बकरी में कितना, 20 दिन। उसके अलावा बात करें भेड़, भेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीप। भेड़ में कितना होता है ये, 17 दिन। ध्यान रख लेना, सीप, सीप में क्या आ रहा है, एस यानी 17। उसके अलावा डॉग यानी कि कुतिया में बात करें, कुतिया में होता है कितना, तो कुतिया वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार। इसको रिलेट कर लेना किससे, कुतिया में गर्भकाल, कुतिया में गर्भकाल कितना होता है, 2 महीने 2 दिन। तो 2 का ही आंकड़ा चलेगा किसमें, कुतिया में। तो कुतिया वर्ष में कितनी बार, 2 बार। उसके अलावा अगर बात करें अपन किसकी, ऊंट की, अब ऊंट तो आएगा नहीं, ऊंटनी, ऊंटनी में कितना, 23 दिन। इसको भी रिलेट कर सकते हैं अपन किससे, ऊंटनी के गर्भकाल से। ऊंटनी में जो गर्भकाल है वो कितना होता है, 13 माह, 13 माह 13 दिन। इन दोनों को जोड़ लेना कितना, 26। तो किसके आसपास आ रहा है, 23। या सीधा ध्यान रख लेना, इसमें ये तो 13 और ये कितना, 23। अगर 21 दिन की बात करें, 21 दिन किस किस में होता है, गाय में। उसके अलावा अगर ये आपको याद रह जाते हैं, मतलब बकरी में 20, सीप में 17, कुतिया में वर्ष में 2 बार, ऊंटनी में 23 दिन, बाकी जितने भी पशु बचे उनमें कितना होगा, 21 दिन। उनमें भी कॉमनली गाय भैंस, उसके अलावा सुअरी और घोड़ी, इन सब में कितना होता है, 21 दिन। तो स्थान इनका क्या कहलाता है, बायरे, बारन या बाड़ा। उसके अलावा स्प्रिंग यानी ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में ब्याने वाली हो। प्रीमी पेरस, प्रीमी यानी पहली बार, और पेरस यानी ब्याई हो। तो ऐसा मादा पशु जिसने प्रथम बार बच्चा दिया वो क्या कहलाता है, प्रीमी पेरस। इनका समूह है वो क्या कहलाता है, हर्ड। इसके अलावा गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं, इसमें 60 गुणसूत्र होते हैं। स्ट्रेस चक्र या मध्य चक्र की बात करें तो इसी को बोलते हैं पशु का ताव में आना या हिट में आना। इसी में होते हैं क्या, हार्मोनल, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं इसी समय। तो स्ट्रेस चक्र या मध्य चक्र जिसे बोलते हैं ताव में आना या गर्मी में आना, इसी में होता है अंडोत्सर्ग, और हार्मोनल जो परिवर्तन होते हैं वो भी स्ट्रेस चक्र में ही होते हैं। ये कॉमन अगर बात करें तो कितना होता है, 21 दिन। बाकी वैसे यानी बकरी में 20 दिन, सीप 17, सीप में। उसके अलावा कुतिया वर्ष में 2 बार, कुतिया में गर्भकाल 2 महीने 2 दिन, उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कुतिया वर्ष में 2 बार। ऊंटनी की बात करें तो 23 दिन, गर्भकाल ऊंटनी का कितना, 13 माह 13 दिन। तो उसके आसपास 13 23 सेम सेम सा है। 21 दिन का किसमें होता है, गाय भैंस सूरी में और घोड़ी में। और 1-2 की बात देखते हैं, उसके बाद नस्लों की चर्चा करेंगे अपन।
इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आता है पोलीपेड, सोलीपेड। देखो अब देखते हैं अपन क्या पोलीपेड। पोली का मतलब क्या होता है? अनेक या बहुत से, जैसे कि पॉलीथीन, जैसे कि पॉलीथीन। ये बढ़ता है किससे मिलकर? पोली प्लस एथीन, ठीक है। पोली यानी बहुत से, जब बहुत सी एथीन को जोड़ा जाता है तब जाके बढ़ता है क्या? पॉलीथीन। तो इसी प्रकार से ये है पोली। पोली यानी अनेक, मतलब जिन पशुओं के खुर, जिन पशुओं के खुर विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोलीपेड। तो जिन पशुओं के खुर विभाजित होते हैं उन्हें कहा जाता है पोलीपेड। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे वो ये गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। इसी से मिलता जुलता हुआ उसको बोलते हैं सोलीपेड। सोलीपेड मतलब इनके खुर तो विभाजित होते हैं, इनमें खुर विभाजित नहीं होते, सिर्फ एक ही खुर होता है। मतलब ऐसे पशु जिनमें एक खुर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सोलीपेड। जैसे कि इसके एग्जाम्पल घोड़ा, गधा और खच्चर। तो सोलीपेड ऐसे पशु जिनमें एक खुर होता है उन्हें क्या कहते हैं? सोलीपेड। इसके एग्जाम्पल घोड़ा, गधा, खच्चर। उसके अलावा जैसे कि एक शब्द आता है कैरोटीन। तो गाय का दूध पीला, गाय का दूध पीला होता है इसके कारण। तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। अगर बात करें भैंस के जो दूध है वो सफेद क्यों होता है? तो भैंस का दूध सफेद होता है केसिन के कारण। तो कैरोटीन के कारण तो गाय का दूध पीला, और केसिन के कारण भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद। अगर बात करें गायों में नाड़ी दर, नाड़ी दर गायों में बात करें तो गायों में नाड़ी दर होती है कितनी? 40 से 50। इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? तो पूंछ में एक धमनी आती है उसको बोलते हैं कोक्सीजियम। ऑक्सीजियम, ऑक्सीजियल पूंछ की धमनी द्वारा, ऑक्सीजन पूंछ की धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है, द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 50, और जिसको ज्ञात किया जाता है ऑक्सीजियल पूंछ की धमनी को ऐसे हाथ से पकड़ा जाता है, फिर महसूस किया जाता है। अगर बात करें गायों में श्वसन दर की, तो ऐसे ध्यान रख लेना, नाड़ी दर से जस्ट आधा होती है क्या? श्वसन दर। तो नाड़ी दर कितनी? 40 से 50, तो जस्ट इसका आधा कर दो, मतलब 20 से 25, 20 से 25। तो नाड़ी दर कितनी? 40 से
50। श्वसन दर कितनी होती है? 20 से 25, मतलब नाड़ी दर का जस्ट आधा होती है क्या इनमें श्वसन दर। और नाड़ी दर को ज्ञात किया जाता है ऑक्सीजन पूंछ की जो धमनी है उसके द्वारा। अगर बात करें तापमान की, तापमान तो देखो गाय का तापमान कितना होता है? सेम ही होता है गाय का और भैंस का, दोनों का ही कितना होता है? 101.5। कई जगह आपको 101 मिल जाएगा, पर करेक्ट ये है 101.5 प्लस माइनस 0.5, मतलब आदर्श स्थिति तो ये है। तापमान कितना? 101.5 प्लस माइनस 0.5। बाकी कई जगह 101 भी लिखा मिल जाएगा, 101.5 भी लिखा मिल जाएगा। तो पॉलीपेड जिन पशुओं के विभाजित होते हैं उन्हें पॉलीपेड, जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। उसके अलावा सोलिपेड ऐसे पशु जिनमें एक खुर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? सोलिपेड, जैसे कि घोड़ा, गधा, खच्चर। और ये काम में आते हैं किसके? सवारी के। पोली यानी अनेक। कैरोटीन, इसके कारण गाय का दूध क्या होता है? पीला होता है, जबकि केसिन के कारण भैंस का दूध सफेद होता है। नाड़ी दर की बात करें तो नाड़ी दर होता है कितना? 40 से 50, जो पूंछ की ऑक्सीजन धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है। श्वसन दर, श्वसन दर कितनी होती है? 20 से 25, जो जस्ट आधी होती है किसके? नाड़ी दर की। और तापमान की बात करें तो तापमान कितना होता है? 101.5 प्लस माइनस 0.5। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कुछ शब्द थे जो हर एक जो शब्द है इनमें वो क्या है? क्वेश्चन। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार नस्लों की, हालांकि टाइम कम है, एक बार थोड़ा सा वर्गीकरण देख लेते हैं, बाकी उनकी डिटेल है वो थोड़ा अगली क्लास में देखेंगे अपने। तो देखो गायों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो 3 भागों में, क्या कौन कौन से? एक तो देसी, उसके अलावा विदेशी, देसी, विदेशी और संकर नस्ली। मतलब देसी नस्लें, विदेशी नस्लें और संकर नस्लें। देसी, विदेशी और संकर नस्लें। देसी नस्लों में, देसी नस्लों को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं अपन। किसके आधार पर? इनके अगर आधार की बात करें तो आधार ध्यान रखना है अपने को, क्या? दूध के आधार पर। तीन भागों में बांटा, पहले देसी नस्लें, विदेशी नस्लें और संकर नस्लें। देसी नस्लों को किसके आधार पर? दूध के आधार पर। कौन कौन सी? सीधा ही लिख लो फिर। दूध देने वाली, जिनको बोलते हैं दुग्धारू नस्लें, दूध देने वाली या दुग्धारू नस्लें, मतलब ये सिर्फ क्या करती हैं? दूध देने के काम में आती है। दूसरी आती है द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लें, दूध देने वाली दुग्धारू नस्लें, दूसरी है द्विकाजी नस्लें, और तीसरी अगर आप बात करें तो वो होती है भारवाहक। दुग्धारू सिर्फ दूध देती है, द्विकाजी यानी दो काम में आती है। एक तो दूध भी देती है और दूसरा बाहर ढोने के काम में आती है। अब गायों से तो बाहर थोड़ी ढोया जाता है, इनके जो बैल या सांड होता है वो बाहर ढोने के काम में आते हैं। तीसरी होती है सिर्फ कौन सी? भारवाहक नस्लें, जो सिर्फ वजन उठाने के या खेती का काम करने के लिए काम में ली जाती है। देखो दुग्धारू में किनको रखा जाता है? तो गाय की जो नस्लें 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात
दूध देती है उनको तो क्या कहा जाता है, दुग्धारू नस्लें। तो देखो प्रति ब्यात मतलब एक ब्यात में अगर अपन बात करें तो एक ब्यात में लेते हैं अपन 10 महीने। एक ब्यात में महीने कितने, 10, और एक महीने में दिन कितने, 30। यानी कि एक ब्यात में अगर दिनों की संख्या बात करें तो वो कितना होता है, 300 दिन। अपन ने पीछे लिखवाया भी था दिन कितने, 300 दिन। मतलब एक ब्यात में कुल कितने महीने, 10 महीने, और दिनों की बात करें तो कुल कितने दिन, 300 दिन। तो दुग्धारू नस्लें उनको कहते हैं जो प्रति ब्यात 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। द्विकाजी किनको कहते हैं, जो 1000 से 1500 लीटर, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। भारवाहक नस्लें कौन सी को कहा जाता है, जो प्रति ब्यात 500 से 1000 लीटर दूध देती है, उनको क्या कहा जाता है, भारवाहक नस्लें। तो दुधारू नस्लें सिर्फ दूध देती हैं जिनका कितना होता है क्राइटेरिया, 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। द्विकाजी नस्लें जो दो काम आती हैं, कौन सी, दूध भी देती हैं और जिनके जो बैल होते हैं वो वजन उठाने के या फिर खेती के काम में भी आते हैं। उनका जो रेंज है मिल्क प्रोडक्शन की वो कितना होता है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। एक ब्यात में 10 महीने, एक ब्यात में दिनों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए, क्वेश्चन आ जाए कि एक ब्यात में कुल कितने दिन होते हैं, तो ध्यान रखना एक महीने में 10, 10 को 30 से गुणा करें तो 300 दिन। द्विकाजी नस्लें इनके दूध का जो प्रोडक्शन है वो कितना, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। भारवाहक नस्लों में अगर अपन बात करें तो इनमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध। तो ठीक है, आज की क्लास में अपन ने बात कर ली किन के बारे में, दूध देने वाली मतलब दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें, भारवाहक नस्लें। कल की क्लास में अपन इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, थोड़ा सा इनको देखेंगे और संकर नस्लों को देखेंगे। उसके बाद जो गायों की नस्ल है उनकी एक एक की डिटेल लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।